आप सभी को नमस्कार। आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लोअर गंगा के मैदान के बारे में, निचले गंगा के मैदान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आप निचले गंगा के मैदान के बारे में आप समझने वाले हैं। आपने पूर्व में पढ़ा था और पढ़ा होगा आपने कि भारत को जो प्राकृतिक आधार पर बांटा जाता है उनमें से एक आधार आपका आता है उत्तर का विशाल मैदान। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी यदि हम बात करते हैं, उसको यदि हम देखते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तारित है और यह मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा सिंचित है। 3 नदियों का मैदान कहा जाता है। नदियां कौन कौन सी हैं? पंजाब में सतलज नदी होगी, असम में होगी ब्रह्मपुत्रा नदी और इसके साथ साथ आपके जो उत्तर प्रदेश बिहार का राज्य है इसमें आपको गंगा नदी देखने को मिलती है। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अपर गंगा का मैदान, लोअर गंगा का मैदान। जो आपका गंगा का मैदान है विशेषकर जो उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जो गंगा का मैदान है इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है लोअर गंगा का मैदान, मिडिल गंगा का मैदान और अपर गंगा का मैदान। तो जो प्राकृतिक आधार पर विभाजन किया गया है, 3 नदियों के मैदान बनाए गए हैं। पहला है ब्रह्मपुत्रा नदी का मैदान जो आपको असम में देखने को मिलेगा, दूसरा हो गया सतलज नदी का मैदान जो आपको देखने को मिल जाएगा पंजाब में, और तीसरा हो गया गंगा नदी का मैदान जो आपको उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा। तो प्राकृतिक आधार पर जो बांटा गया है, जो विभाजन किया गया है उत्तर के विशाल मैदान का, उसको 3 भागों में बांटा गया है, सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब इन 3 में से क्योंकि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है मैदान है वो है गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान को पुनः 3 उप भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपके लोअर गंगा का मैदान, मिडिल गंगा का मैदान और अपर गंगा का मैदान शामिल है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोअर गंगा के मैदान के बारे में। और लोअर गंगा के मैदान के बारे में यदि हम बात करें या किसी भी स्थान के बारे में बात करें तो सबसे जरूरी होता है कि वहां की स्थिति क्या है। और जब बात स्थिति की आती है तो स्थिति 2 प्रकार से पता की जाती है। एक होती है भौगोलिक स्थिति क्या है और दूसरी होती है कि खगोलीय स्थिति क्या है। क्योंकि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो खगोलीय स्थिति से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं खगोलीय स्थिति की, खगोलीय विस्तार की हम बात करते हैं, विशेषकर लोअर गंगा का मैदान हम पढ़ रहे हैं, तो लोअर गंगा के मैदान के जब हम खगोलीय स्थिति की बात करते हैं, खगोलीय विस्तार की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो खगोलीय विस्तार है वो 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें इस मैदान की, तो इस मैदान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 86 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 89 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दूसरी बात आती है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो लोअर गंगा का जो मैदान है आपका, ये तीनों क्षेत्रों में, जैसे अपर गंगा का हो गया, मिडिल गंगा का हो गया, तो इनमें सबसे छोटा है और इसका कुल क्षेत्रफल है 80,968 वर्ग किलोमीटर। मतलब 80,968 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। अब दूसरी जानकारी आपको होनी चाहिए, खगोलीय स्थिति क्या है। तो खगोलीय स्थिति आपको कैसे पता चलेगी? खगोलीय स्थिति आपको इसके लिए जरूरी है आपको उस प्रदेश का मैप पता हो। मैप पता होगा तो आप देख सकते हैं कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं। मतलब वो जो राज्य है क्या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा करता है, सीमा साझा करता है, या अपने जो भारत के राज्य हैं उन्हीं से सीमा साझा करता है। तो इसकी स्थिति के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर दिशा में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में देखने को मिलेगा, यहां पे टॉप में आपको देखने को मिलेगा सिक्किम। तो जो हमारा लोअर गंगा का मैदान है, लोअर गंगा का अधिकांश जो प्लेन है, पहली बात तो यह है कि यह पश्चिम बंगाल में विस्तारित है। और पश्चिम बंगाल में विस्तारित है तो इसके सबसे पहले यदि हम उत्तर में देखें तो उत्तर में आपको देखने को मिल गया सिक्किम देखने को मिल गया। उत्तर पश्चिम की यदि हम बात करें तो यहां पे आपको नेपाल देखने को मिल गया। और जब उत्तर पश्चिम की बात करते हैं नेपाल, तो इसी समय हम उत्तर पूर्व की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व की यदि हम बात करें तो यहां पे आपको भूटान देखने को मिल रहा है और असम भी आप ले सकते हैं। तो भूटान और असम देखने को मिल रहे हैं। यदि आप पूर्व दिशा में बात करें तो आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ यदि आप पूर्व दिशा में बांग्लादेश देख लिए और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम दिशा में यहां पे देखने को मिलेगा आपको जो भारतीय राज्य है, पश्चिम दिशा में जो आपको देखने को मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इसके पश्चिम में यदि हम बढ़ते हैं तो उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि देखें तो इस दिशा में आपको बिहार राज्य देखने को मिलेगा, उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो ये सारे भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि जब बात हम असम की करते हैं तो असम के 2 प्रमुख जिले हैं, पहला है कोकराझार और दूसरा है धुबरी। तो
कोकराझार और धुबरी ही इसकी सीमा बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं अपने दक्षिण पश्चिम में, जहां पे आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम में जब हम उड़ीसा को देखते हैं तो यहां पे आपको एक नदी देखने को मिलेगी, सुवर्णरेखा नदी। और ये जो सुवर्णरेखा नदी है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारित करती है। मतलब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो प्राकृतिक विभाजन द्वारा निर्धारित की जाती है, और सुवर्णरेखा नामक नदी है जो ये सीमा निर्धारित करती है। यदि इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको झारखंड राज्य देखने को मिल जाएगा, और झारखंड राज्य की यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार से इसकी सीमा लगती है, जिसके कारण आपको झारखंड राज्य यहां पे देखने को मिलेगा। और इसी के कारण आपको यह भी याद रखना है कि क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इसके पश्चिम में है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के संबंध में देखने को पाया था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो पठारी जिले हैं, जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते थे, जिनमें झांसी, ललितपुर, महोबा, इन सब के, हमीरपुर, इन सब के बारे में आपने देखा था। तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिले हैं जो पठारी जिले हैं, जो छोटा नागपुर के पठार से लगे हुए हैं, ऐसे पठारी जिले भी हैं। तो आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल जो है पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र में नहीं है, सभी क्षेत्र इसके मैदानी नहीं है, कुछ ऐसे भी भूभाग हैं जो पठारी भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे रानीगंज, झरिया, जहां से आप कोयला निकालते हैं, वो सारे के सारे आपके पठारी जिले हैं जो छोटा नागपुर के पठार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके दक्षिण में कि भाई दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी आ जाती है, एक प्रसिद्ध दीघा बीच आपको देखने को मिलेगा जो पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के संबंध में कि यहाँ के जो पठारी जिले हैं उनके बारे में हम अलग से देखेंगे, लेकिन जब हम राज्य विशेष का अध्ययन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा पठारी जिला है, कौन सा मैदानी जिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना है इसके मैदानी भाग के बारे में, तो हम पठारी जिले का जो है इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मैदानी भागों के रूप में देखना है। लोअर गंगा प्लेन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोअर गंगा प्लेन में जितने जिले शामिल हैं उन्हीं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो समग्रता से आपने देख लिया कि ये जो आपका मैप दिख रहा है, पश्चिम बंगाल से संबंधित जो मैप दिख रहा है, लोअर गंगा का जो मैप दिख रहा है, इसमें किस प्रकार से कहां पर जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। जो ये आपका मैदानी भाग है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी बात बनती है। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो मैंने एक दिन आपकी कक्षा में प्रश्न में भी पूछा था, जो मैंने प्रश्न दिया था कि इनमें से कौन अनोखा है। मैंने विकल्प दिया था कि इनमें से कौन सा राज्य अनोखा है, पश्चिम बंगाल, फिर मैंने हरियाणा दिया था, राजस्थान दिया था। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने गेस किया था पश्चिम बंगाल। अच्छा प्रयास था। तो जब पश्चिम बंगाल की बात आती है कि अनोखा क्यों है, तो अनोखा का कारण सबसे पहले आप समझिए। अनोखा क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके कुछ जिले पठारी भाग में हैं, कुछ जिले मैदानी भाग में हैं, कुछ जिले पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। तो पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो चारों भौतिक प्रदेश यहां पे देखने को मिलते हैं। जो चारों भौतिक प्रदेश हैं वो आपको पश्चिम बंगाल के संबंध में देखने को मिलते हैं। अर्थात इसमें यदि एक तरफ आप बढ़ते हैं जहां पे आपको सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी देखने को मिलता है, मतलब हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यदि आपने बढ़ा छोटा नागपुर की तरफ, जहां पे आपने देखा वहां पे आपको कुछ पठारी जिले भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप देखें तो जो पर्वतीय जिले हैं जैसे दार्जिलिंग हो गया, यहां पे आपको ऊंची ऊंची चोटियां भी देखने को मिलेंगी जो कम से कम बर्फ से आच्छादित भी वर्ष के कुछ महीनों तक रहती हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय भाग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैदानी भाग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको इसके दक्षिणी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलेंगी। तो चारों जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। पश्चिम बंगाल इसीलिए अपने आप में अनोखा है। यहाँ चारों भौतिक प्रदेश मिलते हैं, जैसे हिमालय से संबंध हो गया, प्रायद्वीपीय पठार से संबंध हो गया, गंगा के मैदान से संबंध हो गया, तटवर्ती मैदान से संबंध हो गया, और समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यदि कभी से आपसे प्रश्न बन जाए, पूछा जाए कि भाई पश्चिम बंगाल अनोखा क्यों है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे चारों भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल अपने आप में अनोखा है। अब आपको क्या करना है कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैप बना लीजिए। मैं तो कहूँगा क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर
छोड़ दीजिए, मैं हट जा रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यदि आप अभी चित्र बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका समय जाया हो। तो प्लीज इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। चलें, हो गया स्क्रीनशॉट। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे चर्चा चालू किया जाए। और जो इसमें समझ में ना आ रहा हो, अभी एक एक करके हम बात करेंगे, तो इसमें आपको जो ना समझ में आ रहा हो उसकी चर्चा भी अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको ना समझ में आ रहा हो, जो दिक्कत हो, वर्ड ना पढ़ पा रहे हो, तो अभी जब इसका डिटेल में डिस्कशन होगा तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलें, तो फॉर्मेशन आप पढ़ रहे थे कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपने देखा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी जो चारों भौतिक प्रदेश होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और चारों भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं वो क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र विशेष में कौन सा प्रदेश देखने को मिलता है। अब इसकी जो उत्तरी सीमा है, यदि हम उसकी बात करें तो इसकी जो उत्तरी सीमा है ये लगती है आपकी सिक्किम से, और यह 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा अलग होती है। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा था कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान है जो नेपाल से 150 मीटर की समोच्च रेखा से अलग होता था। तो उसी तरह से यह मैदान भी, लोअर गंगा का मैदान भी ऊपरी तरफ, उत्तर की तरफ यदि हम देखें तो 150 मीटर की समोच्च रेखा से सिक्किम से अलग होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर यदि हम देखें तो शिवालिक का दक्षिणी तराई भाग देखने को मिलता है। शिवालिक जो रेंज है उसका दक्षिणी तराई भाग देखने को मिलता है, और दक्षिणी तराई भाग देखने को मिलता है तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, इसको घर भी कहा जाता है। घर भी कहा जाता है। क्यों घर कहा जाता है? क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिलते हैं भाबर प्रदेश। यदि तराई क्षेत्रों में आप जाएंगे तो तराई क्षेत्रों में आपको भाबर प्रदेश देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई भाबर प्रदेश क्या होता है। भाबर प्रदेश क्या होता है कि यहां पे बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, और बोल्डर क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तराई क्षेत्रों में, तो वहां पे जो नदियां हैं वो अंतर्निहित हो जाती हैं। नदियां हैं, जो जल है वो गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, सतह पर दिखाई नहीं देता है। बाद के कुछ दूरी के बाद जहां पे ये क्षेत्र समाप्त होता है वहां आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब नदियां, भाबर जो क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है भाबर, आप पढ़े होंगे, तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां जो है अंतर्निहित हो जाती, ये दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जो तराई का क्षेत्र है जो 150 मीटर की समोच्च रेखा से अलग होता है, यहां पर आपको भाबर देखने को मिलेंगे, भाबर क्षेत्र देखने को मिलेगा, जहां पे बड़े बड़े बोल्डर आप होते हैं। बड़े बड़े बोल्डर मतलब पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं, जिसके नीचे नदियां जो है अंतर्निहित हो जाती हैं और दिखाई नहीं देती हैं। और यदि हम देखें तो हिमालय की तलहटी में यदि आप चले जाएंगे तो ये क्षेत्र आपको पूरे रीजन में देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो पूरे रीजन में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि पश्चिम बंगाल की भूभौतिकी, पश्चिम बंगाल की भूभौतिकी की यदि हम बात करें तो पूरा पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पूरा पश्चिम बंगाल राज्य, इसकी भूभौतिकी को यदि हम देखते हैं तो पूरा पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये निक्षेप जनित क्षेत्र है। निक्षेप जनित क्षेत्र क्यों है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको मालदा गैप देखने को मिलेगा, मेघालय का पठार देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे पठारी भाग हैं, मतलब इनका जो ढाल है वो भी इसी तरफ है, पश्चिम बंगाल की तरफ है। और ढाल पश्चिम बंगाल की तरफ तो है, इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे बहुत सारी नदियां जो हैं वो पश्चिम बंगाल से होकर बहती हैं, पश्चिम बंगाल में आकर मिलती हैं। अब पश्चिम बंगाल में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो निश्चित रूप से नदियां जो हैं पहाड़ी नदियां हैं, ठीक है, पर्वतीय नदियां हैं, तो अपने साथ अवसाद लाती हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये अवसाद जनित है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से पटा हुआ क्षेत्र है, और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो है अवसाद पर ही बना हुआ है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप गंगा नदी की बात करें, चाहे आप गंगा नदी के साथ साथ इसमें यदि आप बात करें, तीस्ता रिवर है ये भी लाती है अवसाद, फिर इसके बाद दामोदर रिवर है ये भी अवसाद लाती है। तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन
विशेषकर इसमें जो अवसाद का निक्षेपण हो रहा है, अवसाद जमा हो रहा है, वो गंगा नदी के कारण हो रहा है। तो गंगा नदी के कारण इसमें यदि हम देखें तो जलोढ़ निक्षेप लगातार इसमें जमा हो रहा है। और जो जलोढ़ निक्षेप है, पश्चिम बंगाल में जो जलोढ़ निक्षेप आपको देखने को मिलता है, यदि उसके ऊपरी भूभाग को आप हटा दें, मतलब पश्चिम बंगाल का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यदि आप इसकी कुछ सैकड़ों मीटर तक खुदाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे चट्टानें देखने को मिलेंगी। कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी? जो मेघालय पठार की चट्टानें हैं, जो आपके छोटा नागपुर की चट्टानें हैं। क्योंकि ये जो भूभाग है, ये पहले चट्टानी भूभाग हुआ करता था, पठारी भूभाग हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, लगातार यहाँ पे निक्षेप जनित हुआ, निक्षेप आया नदियों द्वारा और लगातार ये नदियां अवसाद करती गई। और आज वही जो है उर्वरक, एक प्रकार से कह लीजिए तो बहुत ही अच्छी मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। चावल की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मृदा देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है पूरा का पूरा अवसाद जनित है। ठीक है। अब एक चीज आती है कि ये सारी की सारी नदियां, क्योंकि सारी की सारी नदियां इसी क्षेत्र में क्यों बहती हैं? भाई इसको सीधा चले जाना चाहिए था, पश्चिम बंगाल से ही होकर क्यों जानती है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक मालदा गैप है। और मालदा गैप की यदि हम बात करें, मालदा गैप आपको लगभग इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो मालदा गैप क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में संबंधित है, तो मालदा गैप जो है, मालदा गैप से यदि आप अंडमान निकोबार को मिलाते हैं, अंडमान निकोबार को मिलाते हैं, तो एक लाइन जो ड्रा होती है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय भूसन्नति है, सबसे ज्यादा सक्रिय भूसन्नति है। और यहां पे लगातार प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण ये जो भूभाग है ये धंस गया है। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? इसके साक्ष्य इस तरह से मिलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरी वन मिलते हैं, सुंदरी नामक वन मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरी नामक वन मिलते हैं, जो हालिया शोध हुए हैं, उसमें पता चला है कि यदि हम पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में 150 मीटर की खुदाई करते हैं, 150 मीटर की जो खुदाई करते हैं, तो वहां पे सुंदरी वन के तने देखने को मिलते हैं। दूसरा जो रिसर्च आया था वो था कि यदि हम इसको पुनः 150 मीटर जो खुदाई आपने किया है, उसके साथ साथ यदि हम इसमें पुनः देखें और खुदाई करते हैं और सैकड़ों मीटर की खुदाई करते हैं, तो पुनः सुंदरी वन के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो सुंदरी वन के साक्ष्य मिलते हैं, ये बताते हैं कि ये जो भूखंड है, ये 2 समय काल में धंसा है, 2 समय काल में जमीन में बैठा है। मतलब इस भूखंड पर प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं हुई हैं। जो सुंदरी वन के जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सुंदरी वृक्ष के खड़े तने मिलते हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है। तो यहां पे पूरे सुंदरबन क्षेत्र में आपको 2 बार खुदाई हुई है। एक तो 6 से 11 मीटर की खुदाई हुई है, 611 मीटर की जो हम खुदाई करते हैं वहां पर भी सुंदरी वन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, जब हम 150 मीटर की खुदाई करते हैं तो वहां पर भी सुंदरी वन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक बार ये 11 मीटर के नीचे मिले हैं, एक बार 150 मीटर की नीचाई पे मिले हैं। तो कहने का मतलब 2 समय कालों में ये भूखंड नीचे बैठा है, जिसके कारण आज सुंदरी वन के वृक्ष वहां पे देखने को मिल रहे हैं, तने वहां पे गहराई में देखने को मिल रहे हैं। तो ये साक्ष्य है कि भाई मालदा गैप धंस रहा है, ये क्षेत्र धंस रहा है और प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से ये क्षेत्र सबसे संवेदनशील भी है। प्रवाह की यदि हम बात करें, अब इसमें यदि हम प्रवाह की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले इसमें यदि हम देखें तो तीस्ता नदी, उत्तर से यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी है, तीस्ता पुलिस चौकी है बॉर्डर पे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के, जहां से ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और तीस्ता नदी के ही किनारे आपका जो जलपाईगुड़ी क्षेत्र है, जो आपका सिलीगुड़ी क्षेत्र है, ये आपको तीस्ता नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये तीस्ता नदी बहती हुई फिर आगे निकल जाती है। अब तीस्ता नदी के बाद की बात करें तो ये आपको शिवालिक रेंज से निकलती हुई देखने को मिल रही है। और यहीं पर बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे टूरिज्म स्थल भी हैं। और दार्जिलिंग का आपने नाम सुना होगा, दार्जिलिंग क्षेत्र भी इसी नदी के किनारे है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पश्चिम में आपको असम का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक जिला है कूच बिहार। कूच बिहार जो जिला है, इस कूच बिहार जिले में
बांग्लादेश के भी 2 क्षेत्र आते हैं। मतलब ये जो कूच बिहार जिला है, इस जिले के अंतर्गत बांग्लादेश के 2 क्षेत्र आते हैं, जिसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर का जो नाम है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र आते हैं, 2 जिले आते हैं अपने कूच बिहार के अंतर्गत, और इनको कनेक्टिविटी देने के लिए जो कॉरिडोर बनाया गया है उसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई 3 बीघा कॉरिडोर कहां पे है, तो 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है 3 बीघा कॉरिडोर का, जो हमने बता दिया कि भाई बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र हैं जो कूच बिहार से संबंधित हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी यहां पे आपको देखने को मिल रही है महानंदा। महानंदा नदी देखने को मिल रही है, और महानंदा जो नदी है ये आपकी नेपाल से इसमें प्रवेश करती है। ये आपकी महानंदा नदी इसके सहारे सहारे बहती है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसी के सहारे सहारे आपको महानंदा नदी जो है ये बहती हुई दिखाई देगी। तो दूसरी नदी आपकी नेपाल से आती है महानंदा, जो बॉर्डर के सहारे आपके बहते हुए आगे बढ़ती है और पुनः दक्षिण चली जाती है, तो महानंदा नदी होगी। तीसरी प्रमुख नदी की बात करें तो तीसरी प्रमुख नदी यहां पे गंगा नदी है। ये आपकी रिवर गंगा है, ये तीसरी प्रमुख नदी है बांग्लादेश की, सॉरी पश्चिम बंगाल की। और यदि हम कहें तो इस मैदान क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। अब गंगा नदी है, गंगा नदी जब इसमें प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में, तो इस पे आपको एक देखने को मिलता है, बांध देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फरक्का बैराज। और ये फरक्का बैराज आपको पता होना चाहिए, ये जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज कि यदि हम दक्षिण में जाते हैं तो यहीं से फरक्का बैराज से ही एक शाखा निकाली गई है और इसका नाम रखा गया है हुगली। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से जो शाखा निकलती है उसका नाम है हुगली, और ये हुगली जो है दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती आगे बढ़ती है, और ये गंगा नदी जो है यहीं से भारतीय भूभाग से निकल जाती है और आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहीं से फरक्का बैराज के बाद ये भारत से बाहर निकल जाती है और पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इसका जो एक प्रकार से लीजिए जो शाखा है हुगली नदी निकल जाती है जो दक्षिण की तरफ बहती है, और यहां पे आपको डेल्टा देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में, ठीक है। और फरक्का बैराज यदि हम बात करें कहां पे है, तो ये आपके मुर्शिदाबाद जिला है। मुर्शिदाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा। मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का, जहां पर आपको फरक्का बैराज देखने को मिलेगा। तो इसकी वितरिका जो है ये हुगली आगे बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि जो हुगली नदी है ये फरक्का बैराज की एक वितरिका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गंगा की एक और अन्य वितरिका है जिसका नाम है हरिया गंगा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। इसके बाद एक जो प्रमुख नदी आती है वो आती है आपकी हरिया गंगा, जो इसकी सीमा बनाती है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे आप हुगली के बारे में देख लीजिए, गंगा के बारे में देख लीजिए, और यहाँ पे तीस्ता के बारे में देख लीजिए। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो मैंने बोला हरिया गंगा जो नदी है ये आपका विवाद का विषय है। क्यों विवाद का विषय है हरिया गंगा नदी? क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है बांग्लादेश और भारत का। विवाद का विषय इसलिए है क्योंकि आपने एक द्वीप सुना होगा जिसका नाम है न्यू मूरे द्वीप सुना होगा। ये विवाद का विषय है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये जो न्यू मूरे द्वीप बना हुआ है ये उसी हरिया गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, दक्षिण में बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो नदी है ये प्रवाहित होती है। इसी के कारण ये जो नदी है वो विवाद का विषय है, क्योंकि जो आपका न्यू मूरे द्वीप है यह भी विवाद का विषय भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में बना हुआ है। तो हरिया गंगा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मयूराक्षी नदी। ये आपको मयूराक्षी नदी देखने को मिल रही है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको ये मयूराक्षी नदी देखने को मिलती है, और मयूराक्षी जो नदी है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यह प्रवाह यदि हम देखें इसका प्रवाह तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बह रही है, और छोटा नागपुर के पठार से, ये छोटा नागपुर का पठार ये आपका है, इसी के आसपास से निकलती है और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको दामोदर नदी देखने को मिल जाएगी। ये आपको दामोदर नदी देखने को मिल जाएगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी को पहले बोलते थे बंगाल का शोक। शायद आज भी कुछ लोग जानते हो कि इसको बोला जाता है बंगाल का शोक। क्यों बोला जाता था बंगाल का शोक? क्योंकि ये पठारी भाग से पर्याप्त मात्रा में जल लेकर इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, जिससे बाढ़ का कारण बनता था। लेकिन अब इसको
पश्चिम बंगाल का वरदान भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो नदी है, जो ये आपकी नदी है, ये आपके पश्चिम बंगाल का अब वरदान है। पहले शोक हुआ करती थी लेकिन अब वरदान है। वरदान क्यों है, यदि हम इसकी बात करें कि भाई वरदान क्यों है, तो आपको बता दें कि जब से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना है, क्या बना है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जब से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना है तो उसके बाद से क्या हुआ कि इस पे बहुत सारे बांध बनाए गए। दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनने के बाद इस पर बहुत सारे बांध बनाए गए, और जब बहुत सारे बांध इस पर बन गए तो क्या देखने को मिला कि बहुत सारे बांधों के कारण, बहुत सारे बांधों के निर्माण के कारण अब यह वरदान है, इससे बहुत अच्छी मात्रा में सिंचाई के लिए जल निकाला जाता है और इससे पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों को लाभ होता है। तो कहने का मतलब है कि तिलैया बांध आपने एक सुना होगा, तिलैया बांध, और इस तरह से बहुत सारे अन्य बांध हैं, 3 से 4 प्रमुख बांध हैं। तो तिलैया बांध आपको इसी पर देखने को मिलेगा। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बनने के बाद जब दामोदर नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए, जल के लिए एक प्रकार से कह लीजिए कि जल के लिए एक विस्तृत व्यवस्था हुई कि इसका जल बाढ़ का कारण ना बने, उसके बाद से ये यहाँ के लिए एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि इसके जो जल को अन्य भागों में जहाँ पे सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता थी वहाँ पे मोड़ दिया गया है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। और एक प्रकार से यह देखें तो बहुत ही एक अब वर्तमान समय में इससे पश्चिम बंगाल को बहुत लाभ मिल रहा है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बनने के बाद से दामोदर नदी यहाँ के लिए वरदान साबित हुई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या दामोदर जो नदी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ तक आपको देखने को मिल रही है, क्या दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है या किसी अन्य नदी में जो है मिलकर गिरती है? तो यह भी एक प्रश्न है कि जो दामोदर नदी है क्या स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है या किसी अन्य नदी से मिलकर गिरती है? तो आपको बता दें दामोदर नदी जो है ये हुगली से मिलती है। हुगली से मिलने के बाद यह आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और आपको बता दें जब बात होती है दामोदर नदी हुगली नदी के मिलने की, तो यहीं पर आपको जो पश्चिम बंगाल के पोर्ट हैं, जैसे कोलकाता पोर्ट हो गया, आपका हल्दिया पोर्ट हो गया, ये सारे के सारे पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, बंदरगाह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कि इसके प्रवाह का कारण क्या है, इन जो नदियों के प्रवाह का कारण क्या है कि इसी क्षेत्र में बहती हैं, तो इसके जो प्रवाह का प्रमुख कारण समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो उच्चावच है, यहाँ का जो उच्चावच है वो बैठा हुआ है, और बैठा होने के कारण जो भी आसपास की नदियां हैं उनका जल इसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होता है। तो ढाल कम है। ढाल कम क्यों है? यदि हम यहाँ पे देखें ढाल की यदि हम बात कर लें, उच्चावच की यदि हम बात कर लें पश्चिम बंगाल के, तो आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र विशेष में, इस पश्चिम बंगाल क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर का ढाल देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये जो 2 सेंटीमीटर का ढाल है ये प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी चलने पर देखने को मिलता है, जो कि काफी कम है, ठीक है। मैदानी भागों में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश बिहार में, तो इससे कहीं ज्यादा ढाल आपको देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ढाल कम है। 2 सेंटीमीटर प्रत्येक 1 किलोमीटर बढ़ने पर आपको ढाल देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उच्चावच की दृष्टि से यदि हम देखें तो बंगाल जो आपका है ये काफी संवेदनशील है, जिसके कारण बहुत सारी नदियां, एक प्रकार से कह लीजिए बहुत सारी नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ पे आके डेल्टा बनाती हैं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी पश्चिम बंगाल को मिलता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो नदी है वो विसर्पाकार मार्ग से बहती हैं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को नुकसान होता है। विसर्पाकार मार्ग में क्यों बहती हैं? क्योंकि ढाल कम है। ढाल कम होने के कारण क्या होता है कि जो नदियां पहाड़ी आती हैं वो निक्षेप रास्ते में ही छोड़ के चली जाती हैं, और जब निक्षेप इसके मार्ग में पड़ा होगा तो निश्चित रूप से नदियों को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। इसी के कारण पश्चिम बंगाल में जो अधिकांश नदियां हैं वो विसर्पाकार मार्ग में बहती हैं। कारण क्या है? अवसाद का, रास्ते में मार्ग में अवसाद का जमा होना, ठीक है। अब दूसरा देखने को क्या मिलता है उच्चावच की दृष्टि से हम जब देखें तो यहाँ पे द्वार देखने को मिलता है। द्वार आपने पढ़ा था, द्वार आपने पढ़ा था जब आपने पढ़ा था कि हरिद्वार, दून आपने पढ़ा था, तो द्वारा और दून आपने पढ़ लिया है। तो द्वार क्षेत्र कहां पे देखने को मिलता है? दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे आपको द्वार क्षेत्र देखने को मिलता है। और जो द्वार क्षेत्र है, द्वार क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र विशेष में पर्यटन के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, और पर्यटक भी पर्वतीय क्षेत्रों का
देखने के लिए, इनको स्मरण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी होगा, ये कुछ इनके पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है मिदनापुर तट। मिदनापुर तट ये आपका ये देखने को मिलता है मिदनापुर कोस्ट, ये आपका है मिदनापुर कोस्ट। तो मिदनापुर जो कोस्ट है ये पूरी तरह से निक्षेप जनित है। क्यों निक्षेप जनित है? क्योंकि इसमें यदि हम देखें तो आपकी गंगा नदी की सहायक यहाँ पे एक धारा आ रही है, हुगली आ रही है, फिर दामोदर आ रही है, मयूराक्षी आ रही है। तो बहुत सारी नदियां यहाँ पे आ रही हैं और निक्षेप जनित कर रही हैं। यहाँ पे देखिए आपको निक्षेप देखने को मिलता है, तो निक्षेप लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। और पश्चिम बंगाल के संबंध में जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल को लगातार नई भूमि मिल रही है। क्यों नई भूमि मिल रही है? क्योंकि लगातार नदियां इसके मुहाने पर निक्षेप ला रही हैं, और जब निक्षेप ला रही हैं तो आप देखिए अवसाद में क्या होगी, बालू होगा, आपकी मिट्टी होगी और इस प्रकार के ईंट पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल को नई जमीन भी मिल रही है। और पश्चिम बंगाल का जो सबसे लास्ट जिला है, जिसको बोलते हैं 24 परगना, जो सबसे लास्ट जिला है पश्चिम बंगाल का, वहां पे यदि हम देखें 24 परगना जो जिला है, वहां पे यदि हम देखें तो लगातार आपका उसका क्षेत्र, उस जिले का क्षेत्र बढ़ रहा है, उस क्षेत्रफल उस जिले का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार नई जमीन हमें मिल रही है। जो निक्षेप जमा हो रहे हैं किनारे, लगातार हमें नई जमीन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे समझना भी है कि जो नई जमीन मिल रही है वो उतनी तेजी से गायब भी हो रही है। गायब क्यों हो रही है? समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण जो हमें नई जमीन मिल रही है पश्चिम बंगाल में, वो धीरे धीरे लुप्त भी हो रही है। लेकिन जलस्तर बढ़ने की जो गति है वो धीमी है, और जो यहाँ पे निक्षेप, जो यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, जो यहाँ पे निक्षेप जमा हो रहा है, जो यहाँ पे अवसाद जमा हो रहा है, उसकी गति ज्यादा है। तो इसके कारण हमें अभी जमीन की जो गति है, नई भूमि मिलने की जो गति है वो तेज है, और गायब होने की, लुप्त होने की जो गति है वो कम है, क्योंकि अभी उतनी स्पीड से यदि हम देखें तो समुद्र का जल बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको सक्रिय डेल्टा देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार का जो डेल्टा होता है जो लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको बोलते हैं सक्रिय डेल्टा। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में आपको सक्रिय डेल्टा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में कहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय डेल्टा देखने को मिलते हैं, तो दो नदियों के डेल्टा सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। एक है आपका मिसिसिपी, मिसौरी नदी, उसका डेल्टा बहुत सक्रिय माना जाता है। दूसरी जो नदी है वो आपकी है गंगा नदी, जिसका डेल्टा काफी सक्रिय माना जाता है। तो दो नदियां हैं जो लगातार जिनका डेल्टा सक्रिय बना हुआ है। और डेल्टा की यदि हम बात कर रहे हैं, हमने बात किया, एक वर्ड लिया सक्रिय डेल्टा। तो डेल्टा भी 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। पहला डेल्टा होता है मोरीबंद डेल्टा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मोरीबंद जो डेल्टा है, यहां पे लिखा है मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, ये मोरीबंद डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा का पहला प्रकार आपका है मोरीबंद डेल्टा। अब मोरीबंद डेल्टा क्या होता है? ऐसा डेल्टा जो पुराना हो, जो ठोस हो चुका हो, जिस पे कृषि की गतिविधियां हो रही हैं, वानिकी की गतिविधियां हो रही हैं, और इससे संबंधित परिवहन के साधन यहाँ पे विकसित हो चुके हैं, मनुष्य यहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या यहाँ पे रहती है, तो उसको बोलते हैं मोरीबंद डेल्टा। मतलब कि आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल का जो आज विस्तार देखने को मिल रहा है, यदि आप मोरीबंद, ये जो डेल्टा है, इसके ऊपर चले जाओ, मतलब पहले जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था वो इतना ही था, मोरीबंद डेल्टा के ऊपर था। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से यहाँ पे निक्षेपण होता गया, अवसाद जमा होता गया, सैकड़ों वर्षों के अंतराल पे, हजारों वर्षों से संबंधित है ये चीजें, तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे डेल्टा का प्रसार होता गया, और आज भी हो रहा है डेल्टा का प्रसार जो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मोरीबंद डेल्टा इसके मध्य में देखने को मिलता है। मतलब ये डेल्टा, पहले डेल्टा था, सक्रिय डेल्टा था, बाद में ये पुराना हो गया क्योंकि भूमि और हमें नई मिलती गई। तो यहाँ से जो क्षेत्र था, जो यहाँ पे जल था, वो यहाँ पे हटता गया, ये भूमि ठोस होती गई, जिसमें यहाँ पे कृषि, वानिकी की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। दूसरा होता है परिपक्व डेल्टा। परिपक्व डेल्टा ये आपका है, इस क्षेत्र विशेष में परिपक्व डेल्टा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो परिपक्व डेल्टा है ये क्या होता है? यदि हम बात करें परिपक्व डेल्टा, मतलब कि ऐसा डेल्टा जो पुराना तो है लेकिन मोरीबंद डेल्टा से पुराना नहीं है, और यहां भी मानवीय गतिविधियां हो रही हैं, यहां भी उसी तरह के संसाधन आज विकसित हो चुके हैं जैसे मोरीबंद डेल्टा के क्षेत्र में है। तो मतलब डेल्टा भी 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया मोरीबंद डेल्टा जो बहुत पुराना है, दूसरा हो गया आपका
परिपक्व डेल्टा जो उतना पुराना नहीं है मोरीबंद जैसा, लेकिन आज यहाँ पे समस्त गतिविधियां हो रही हैं। तीसरा डेल्टा होता है सक्रिय डेल्टा, जहां पे मानवीय गतिविधियां इस प्रकार की नहीं है कि आप यहाँ पे वानिकी कर सकते हो, आप यहाँ पे कृषि कर सकते हो, आप यहाँ पे संसाधन विकसित कर सकते हो। तो कुछ दिनों में आप देखोगे कि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, जैसे मैंने बोला 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगातार विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है, तो देखने को पाओगे कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और नीचे तक विस्तारित होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपने देखा है सुवर्ण रेखा नदी भी आती है जो यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, दीघा बीज के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है दीघा बीज, तो दीघा बीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा दीघा बीज, तो दीघा बीज भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां पे लगातार पर्यटक आते हैं। तो डेल्टा के तीनों रूप आपने देख लिए। ठीक है, और सक्रिय डेल्टा में आप कह सकते हो कि जो डेल्टा लगातार अग्रसर हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको आप सक्रिय डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा 3 आपने देखा, पहला मोरीबंद, दूसरा आपने देखा परिपक्व डेल्टा, तीसरा आपने देखा सक्रिय डेल्टा। तो डेल्टा भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए, भूगोल पढ़ने से कम इतनी जानकारी तो हो जाती है कि भाई यदि मान लो आगे के समय में यदि हम कहीं पर निवेश करना चाहें तो किस क्षेत्र में कर सकते हैं। कोलकाता में तो कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोलकाता पे लगातार संकट बना हुआ है। यदि जल स्तर बढ़ता है तो कोलकाता शहर आपका डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि माना जाता है, जो रिसर्च हुए हैं, कि यदि 7 मीटर, सामान्य से 7 मीटर ऊंचा 7 मीटर ऊंचा जो ज्वार आ जाए, जो सामान्य ज्वार आता है, यदि बंगाल की खाड़ी में सामान्य ज्वार से 7 मीटर ऊंचा ज्वार आ जाए तो कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल का लगभग 40% क्षेत्र डूब जाएगा। सामान्य ज्वार से 7 मीटर ऊंचा ज्वार यदि आता है तो पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि आने वाले समय में शायद कोलकाता शहर आपको देखने को ना मिले। कोलकाता शहर वही हो जाए जिस तरह से आपको देखने को मिलता है, कहां पर, द्वारिका नगरी आपको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से द्वारिका डूबी हुई है गुजरात में, उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोलकाता देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको दलदली क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। दलदली क्षेत्र कहां पे देखने को मिलते हैं? ये हम स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं कि किस तरह की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो स्थलाकृतियों में दलदली क्षेत्र आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। जहां पे बिल से लिखा है, बिल्स का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। तो यहां पे स्वाम्प और मार्स देखने को मिलते हैं। स्वाम्प का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र जो वर्ष के कुछ महीनों तक, यहाँ पे डेल्टा का मतलब हो गया, डेल्टा 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो वर्ष के कुछ महीनों तक जल से जलमग्न रहता हो, और एक होता है जो वर्ष भर जलमग्न रहता हो, तो उसको आप दलदली क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल के मध्य में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो बरिंद प्लेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे कोसी, संकोश और आपको महानंदा 3 नदियां आपको देखने को मिलती हैं। 3 नदियों का मिलन स्थल है, वहां पर आपको ये क्षेत्र भी देखने को मिल जाता है। तो पश्चिम बंगाल के संबंध में आपको समझना था कि किस प्रकार के यहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा यदि आपने नहीं लिया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा समाप्त तो हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 मिनट। अब एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्पष्ट, यदि अभी तक आप ना ले पाए हो। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दीघा बीच लिखा हुआ है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका सुवर्ण रेखा नदी है, बे ऑफ बंगाल, एक्टिव डेल्टा यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो भी वर्ड इसमें ना समझ में आ रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर सिक्किम है, यहाँ पे ये नेपाल है, ये आपका भूटान देखने को मिल रहा है, जलपाईगुड़ी क्षेत्र देखने को मिल रहा है, कूच बिहार जिला देखने को मिल रहा है, असम क्षेत्र है, वेस्ट ईस्ट दिनाजपुर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बारी प्लेन देखने को मिल रहा है जिसकी अभी हमने बात किया, जहाँ पे 3 नदियाँ आके आपको मिलती हैं। फिर रिवर तिस्ता है, तिस्ता सिटी देखने को मिल रही है, रिवर गंगा आपकी है, मालदा गैप देखने को मिल रहा है, मालदा देखने को मिल रहा है। फिर आपका फरक्का बैराज हो गया, फरक्का बैराज के बाद ये नदी आपकी पद्मा के रूप में जानी जाती है। मोरीबंद डेल्टा हो गया, मयूराक्षी नदी आपका हो गया, बिल्स एंड स्वाम्प्स मतलब जिसको आप दलदली क्षेत्र बोलते हो वो आपका ये रीजन का क्षेत्र हो गया। ये आपकी हुगली की शाखा हो गई, ये आपकी दामोदर नदी हो गई, और सारो ऑफ बंगाल। इसके बाद आप देख रहे हो मिदनापुर कोस्ट और सुवर्ण रेखा नदी और दीघा बीच आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो
तो यहीं पे यदि हम देखें तो यहीं पर अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं। ये जो कक्षा थी आपकी ये यहीं पर अब समाप्त होती है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और जो भी इसमें आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।